मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस और ये क्लास 2 है। इससे पहले हमने लाइफ प्रोसेस की फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसे वो ज़रूर देख लें। आज हम पढ़ने वाले हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, क्योंकि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बहुत वाइड रेंज है और एनिमल्स ह्यूमन बींग्स भी इसी में आते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। देखिए, हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन क्या होता है, जहाँ पे वो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने लिए जो ग्लूकोज है, जो उनका न्यूट्रिशन है वो खुद बनाते हैं। बट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। मैंने कहा कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बहुत वाइड है, मतलब हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं बहुत वाइड रेंज है इसकी। क्यों? बिकॉज इसमें आपके सिंगल सेल ऑर्गेनेली भी आ गए, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हो गए वो भी आ गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी इसी में आते हैं। इसलिए हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का सिंपली मतलब है जो एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कैट डिपेंड है अपने से छोटे जो ऑर्गेनिज्म है लाइक रैट। कैट इससे बड़ा अगर डॉग है तो वो अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो अगर आप बोलें कि भाई हम तो फ्रूट खाते हैं या हम लोग वेजिटेबल खाते हैं, तो वो हमें कौन देता है? फ्रूट या वेजिटेबल, उसे हम खुद तो बनाते नहीं है, वो हमें प्लांट्स देते हैं, ग्रीन प्लांट्स देते हैं, तो हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं। अगर हम मीट खा रहे हैं तो हम एनिमल पे डिपेंड हैं। तो इस तरीके से हम सब क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है और हेटेरोट्रॉप्स हैं। ओके, सो आगे हम इसमें थोड़े कुछ जो हमने कैटेगराइज किए हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो देखिए, जितना और दूसरी बात है कि जिसका बॉडी स्ट्रक्चर और जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके फूड इनटेक पे। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं इस चीज़ को बता दूं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप लोग देखोगे ह्यूमन बीइंग का, तो ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि हम लोग जो फूड इनटेक करते हैं वो हमारा फूड बहुत अलग अलग वैरायटी का होता है। इसलिए अगर आप एक कैट को देखोगे या एक डॉग को देखोगे तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलग होगा, क्योंकि उनका फूड इनटेक जो है वो अलग है। लेकिन हम सब हेटेरोट्रॉपिक हैं, ठीक है। और एक सिंगल सेल ऑर्गेनेली है वो भी हेटेरोट्रॉप है, लेकिन उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल अलग होगा। वो डिपेंड करता है हमारे फूड पे कि हम कैसा फूड लेते हैं। अब हम बात करते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म ब्रेक फूड आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब इट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को बाहर ही, बॉडी से बाहर ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेसिकली करना क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड लेता है वो कैसी फॉर्म में होता है? वो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कैसी फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स। हमें उसे कन्वर्ट करना होता है सिंपल फॉर्म में, क्योंकि हमारी बॉडी को सिंपल फॉर्म रिक्वायर्ड होता है। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद बॉडी अब्जॉर्ब करती है। तो जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग, वो अपनी बॉडी के अंदर ही ये सारा प्रोसेस करते हैं। बट सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये जो कन्वर्जन है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, इसे बॉडी के बाहर ही कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये इनका क्या है? फूड है। अब ये फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में बॉडी के बाहर ही कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद इसको क्या करेंगे? अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट, मशरूम। तो ये मशरूम आपको इमेज में दिखाया हुआ है, ये इसका एग्जाम्पल है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का। कम टू द नेक्स्ट, होलोजोइक न्यूट्रिशन। व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? होलोजोइक कौन होते हैं? ऑर्गेनिज्म ब्रेक एंड डाइजेस्ट फूड इनसाइड देयर बॉडी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को बॉडी में इनटेक करते हैं, उसके बाद बॉडी के अंदर ही उसे डाइजेस्ट करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक। होलो मीन्स इनसाइड द बॉडी। ओके, इसमें अगर आप बोलोगे तो ह्यूमन बीइंग भी इसमें आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट,
ठीक है, और इसमें यूनिसेलुलर भी आ जाते हैं। तो हम सब क्या है, होलोजोइक है, जो फूड को पहले बॉडी में इनटेक करते हैं, बॉडी के अंदर ले जाते हैं और उसके बाद डाइजेशन करते हैं। तो हम सारे किस में आ जाते हैं, होलोजोइक। तो अगर आपसे कोई पूछे होलोजोइक क्या होता है, तो इसका होलोजोइक का मतलब है जो बॉडी के अंदर ही फूड को लेते हैं उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं। सेप्रोफाइटिक क्या होता है, जो बाहर फूड को ब्रेक करके और बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद हम एक और कैटेगरी को बारे में पढ़ते हैं जो है पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट। यहाँ पे ये अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, किसी और होस्ट पे, मतलब एक अदर ऑर्गेनिज्म पे। ये एक खुद एक ऑर्गेनिज्म है और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल लीच, टेपवॉर्म, तो ये इनके क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा आउट एरिया ले लिया कि क्या क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिसेलुलर, बिकॉज यूनिसेलुलर में मैंने बताया यूनिसेलुलर भी होलोजोइक है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं अमीबा के बारे में। ठीक है, जो अमीबा है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वन ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमें अमीबा का फूड डाइजेशन पढ़ना है, अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ना है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा में कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी कैसा है, होलोजोइक है, बिकॉज ये फूड को क्या करता है, बॉडी के अंदर लेता है उसके बाद डाइजेस्ट करता है। तो अमीबा में न्यूट्रिशन होता कैसे है, अमीबा में डाइजेशन कैसा होता है, वो देखते हैं। देखिए जो अमीबा है, अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनेली। सिंगल सेल मतलब एक ही सेल से इसका बॉडी बना हुआ है। आपने क्लास 9 में सेल पढ़ा था कि एक ये सेल होता है, ठीक है, कि एक सेल है उसके बीच में न्यूक्लियस है और ऐसे हजारों सेल मिलते हैं तो आपके टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं। बट जो अमीबा है ये सिंगल सेल ऑर्गेनेली, एक ही सेल से बना हुआ है, एक ही सेल इसका पूरा बॉडी है, तो ये सारे काम एक ही सेल से करता है। ऑलराइट, अब इसमें फूड डाइजेशन होता कैसे है, तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर है, देखिए अमीबा का एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, ये अपने वर्क के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर लेता है। सेंटर में जो डार्क स्पॉट है इसे न्यूक्लियस कहेंगे और ये अपने जैसे कि फूड इनटेक हुआ, न्यूक्लियस है ये। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फूड पार्टिकल। अब अमीबा को यहाँ पे एक पार्टिकल दिख गया जो इसका फूड है, ठीक है, एक फूड पार्टिकल दिख गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, ये ओपन हो जाएगा थोड़ा सा, और ओपन होने के बाद और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से अमीबा का जो जहाँ पे उसे फूड पार्टिकल दिखेगा वहाँ से वो थोड़ा सा ओपन हो जाएगा और ओपन होके वहाँ से वो अपने फूड को इनटेक कर लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल जाती है, उंगलियों की तरह एक प्रोजेक्शन बना लेता है जिससे वो फूड को क्या करता है, ये है फूड पार्टिकल को वो अपने अंदर ले लेता है और इसे हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोल देते हैं। आप सोचेंगे क्या मैम इधर फूड होगा तो ही ये इधर खुलेगा, जी नहीं, अगर इसका फूड यहाँ पे नजर आता तो ये यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना के फूड को अंदर ले लेता, यहाँ नजर आता तो इस साइड से कर लेता, यहाँ नजर आता तो इस साइड से, मतलब जहाँ पे इसे फूड निकले दिखेगा वहाँ पे इसका इस तरीके से प्रोजेक्शन हो जाएगा, सेल का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। और इस तरीके से ये फूड को अपने अंदर ले लेगा। जब ये फूड अपने अंदर ले लेता है तो ये एक फूड वैक्यूल क्रिएट करता है फूड के लिए और यहाँ पे फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, फूड पार्टिकल को वैक्यूल प्रोसेस में। अब यहाँ पे फूड डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद जो पार्टिकल्स इसमें अनडाइजेस्टेड रह गए हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, उसको अगेन ये इस तरीके से ओपन करके उसको सेल से, अपने सेल सरफेस से रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा का न्यूट्रिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एग्जाम में भी आता है तो आपके ये चारों स्टेप आप इस तरीके से मेंशन करना होगा और वापस ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इस तरीके से आपको चारों डायग्राम एक्सप्लेन करना होगा और चारों स्टेप को इन द लैंग्वेज आपको लिखना होगा कि सूडोपोडिया, फूड वैक्यूल, फूड पार्टिकल। ओके, तो इस तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। ये भी हेटेरोट्रॉप है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर फॉर देयर फूड। इसके बाद हम एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है पैरामीशियम। ठीक है, तो पैरामीशियम भी सिंगल सेलुलर है, ये भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। विच इज़ ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड फूड इन टेकन एट द स्पेसिफिक स्पॉट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये पैरामीशियम है तो यहाँ पे फूड इनटेक के लिए एक स्पेसिफिक इसके सेल में स्पॉट होता है। जैसे कि ये स्पॉट है तो यहाँ पे ही ये फूड को लेगा। जैसे अमीबा का है तो वो कहीं से भी इनटेक कर लेता है, पर इसमें पैरामीशियम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है, वहीं पे ये फूड को लेता है। फूड इज मूव्ड टू
दिस स्पोर्ट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया, सिलिया की मूवमेंट से फूड इस स्पॉट तक पहुंचता है विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। ओके, तो इस तरीके से इसमें भी फूड इनटेक और फूड डाइजेशन होता है, किसमें, पैरामीशियम में। ये भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनेली है। तो यहाँ पे हमने हेटेरोट्रॉप के अलग अलग कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा आज का मेजर टॉपिक है दैट्स अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10। आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, 4 सिस्टम्स और सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कह लीजिए कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव, क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है तो इसके बारे में जानना तो वैसे ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। मतलब एक इस तरीके का एलिमेंट्री कैनाल होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग ऑर्गन्स हमारी बॉडी के इंक्लूड हैं और ये मिलकर एक पैसेज बनाते हैं, एक कैनाल बनाते हैं, ठीक है, एक पाथवे बनाते हैं जहाँ से हमारा फूड हो के जाता है और हमारा जो न्यूट्रिशन है वो हमें मिलता है। एलिमेंट्री कैनाल में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल इट कंप्राइजेज ऑफ माउथ। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल में क्या आता है, माउथ आता है, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इफ वी टॉक अबाउट एसोसिएटेड ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज, यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको एंजाइम्स मिलते हैं। व्हाट इज एंजाइम्स? अगर आपसे कोई बोले कि एंजाइम्स क्या होते हैं, तो एंजाइम्स वो होते हैं जो हमारी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं या हेल्प करते हैं किसी भी प्रोसेस में डाइजेशन के। तो देखिए यहाँ पे हमारे बॉडी में रिएक्शन क्या हो रहा है, फूड डाइजेशन हो रहा है। तो फूड डाइजेशन के अलग अलग स्टेप में ये हेल्प करते हैं, किसके लिए, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायग्राम देखना चाहिए जिससे आपको मोर क्लियर हो जाए कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, दिस इज़ अ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, एग्जाम में इसका डायग्राम भी आता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में देखिए आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है माउथ से। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेज होता है टंग, जहाँ से आप अलग अलग टेस्ट लेते हो। ठीक है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, तो यहाँ से हमारा शुरू होता है माउथ से। ये हमारी पाइप होती है ओसोफेगस जिसे कहते हैं, जैसे कि जब आप सांस लेते हो उसके लिए विंड पाइप होती है, इसे आप लोग छोटी क्लास में फूड पाइप भी कहते हैं, ओसोफेगस। इसके बाद हमारा ये यहाँ पे डायाफ्रेम, ठीक है, थोड़ा जूम कर देते हैं, डायाफ्रेम आपको नज़र आएंगे। ये आपका स्टमक है, बोलते हैं ना पेट भर गया, स्टमक है, छोटा सा पेट होता है, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब कि ये थोड़ा सा जब फूड इसके अंदर जाता है तो थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ जाता है। इसके बाद ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ा होता है बट इसका जिगजैग तरीके से साइज़ होता है, इसलिए देखने में छोटा लग रहा है, काफ़ी बड़ा होता है। और इसके बाद आपका होता है लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पे आपका लीवर कनेक्ट होता है जो अलग अलग जूस देता है डाइजेशन के लिए। पैनक्रियाज है यहाँ पे, अपेंडिक्स है यहाँ पे, और एंड ऑफ द एनस। ओके, तो ये पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका क्लास 10 में ये। सो एक एक करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन हमारा जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है माउथ से। माउथ में जब भी आप जो खाना खाते हो तो खाना आप कहाँ से लेते हो, मुंह से लेते हो। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन माउथ वेयर द फूड इज ब्रोकन डाउन इन सिंपलर मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माउथ का क्या काम है, ग्राइंडिंग का, फूड को ग्राइंड करने का यानी पीसने का काम होता है हमारे माउथ का। और इसमें द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम सलाइवरी एमालेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज़ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। तो सलाइवरी ग्लैंड होता है हमारे माउथ में जो सलाइवा, जो थूक आता है, राल आता है, उसको बनाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड पार्टिकल है वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो सके और स्टार्च को वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप लोग जो खाना खाते हो वो
क्या क्या खाते हो, तीखा, मीठा, चॉकलेट, बर्गर, वो बहुत ही डिफरेंट थिंग्स है। लेकिन जो हमारे फूड डाइजेशन जब होता है तो वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे माउथ में यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। अब जो सलाइवा है, जैसे कि इसका मैं फॉर एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप लोग खाना खा रहे हो, ठीक है, अगर आपके मुंह में थूक ना आए, सलाइवा ना आए, तो क्या वो अच्छे से मिक्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने घर में कभी चटनी बनाते हुए देखा है, सॉस बनाते हुए देखा है, तो अगर चटनी बनाते हैं उसमें थोड़ा सा, अगर आपने सिल देखा है, सिल पे जिस पे पुराने टाइम में चटनी पीसते थे, उस पर अगर थोड़ा सा पानी डाल दो तो जो उसका टेक्सचर होता है बहुत स्मूथ हो जाता है, जो आप चटनी बनाते हो, ठीक है, बहुत स्मूथ हो जाता है। इसी तरीके से अगर मिक्सी में आप ग्राइंड कर रहे हो तो थोड़ा सा उसमें पानी डाल देते हैं, प्यूरी बना रहे हैं, तो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आता है। और अगर आप ऐसे सूखा पीसो तो इतना बढ़िया नहीं आता। तो इसी तरीके से हमारे माउथ में होता है। हमारा माउथ क्या है? ग्राइंडिंग मशीन है, आपके फूड को ग्राइंड कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, जिससे वो हमारे फूड पाइप से, ऑसोफेगस से सिंपल फॉर्म में नीचे जा सके। तो यहाँ पे सलाइवा हेल्प करता है उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में विद द सलाइवरी एमाइलेज। इसके बाद ऑसोफेगस जो आपकी पाइप है, इस तरीके से जो पाइप है, जो पाथवे है जहां से फूड को जाना है, द फूड नाउ मूव्स अलोंग विद फूड पाइप बाय द पेरिस्टैटिक मूवमेंट। पेरिस्टैटिक मूवमेंट में इस तरीके से जाता है, इसका मतलब होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, मतलब फूड आएगा तो ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रास्ट, और ये थोड़ा सा ओपन हो सकता है, खुल सकता है। तो इस तरीके से फूड आपका जिगजैग मूवमेंट में नीचे, रिदमिक मूवमेंट में नीचे जाएगा। इसे हमारा ये कहाँ पे होता है? ऑसोफेगस में होता है। इसके बाद हमारा खाना पहुंच जाता है पेट में, ठीक है। यहाँ से आपने खाने को पीस दिया, यहाँ से वो मूवमेंट करते हुए पहुंच गया आपके स्टमक में। अब स्टमक में होना है मेन काम, जो आपका खाना पिस के चला गया है स्टमक में, यहाँ पे होना है इंपॉर्टेंट काम। यहाँ पे होगा, इट हैज़ मस्कुलर वॉल्स विद द गैस्ट्रिक ग्लैंड। मस्कुलर वॉल्स होती हैं स्टमक की, मस्कुलर वॉल्स होती हैं जहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं? कुछ एंजाइम रिलीज करेंगे। These release hydrochloric acid. What मैम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड? यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं इट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पैप्सिन एंड म्यूकस। तो यहाँ पे क्या होगा? दे रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को रिलीज करते हैं। अब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पैप्सिन एंड म्यूकस। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पैप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन। तो यहाँ पे डाइजेशन के लिए जो मीडियम होना चाहिए वो थोड़ा एसिडिक होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। अब आप सोचेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि ये एक मिनरल एसिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इससे हमारे पेट को नुकसान तो नहीं होता। नहीं, उसके लिए हमारे पेट में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हेल्प करती है कि स्टमक की वॉल्स पे इफेक्ट ना हो, और जो डाइजेशन होता है प्रोटीन का और अदर थिंग्स का, वो HCl मतलब एसिडिक मीडियम होना चाहिए, उसी में डाइजेस्ट होता है, तो इसलिए हमारे स्टमक को हार्म नहीं होता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। मैंने कहा एक इनर लाइनिंग होती है जो म्यूकस की होती है, स्टमक के अंदर एक इनर लाइनिंग होती है जो म्यूकस की होती है, जो प्रोटेक्ट करती है कि जो HCl है वो हमारे स्टमक की लाइन को, इनर लाइनिंग को हार्म ना करे, नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है? अब यहाँ से हमारे फूड का जो मोटा मोटा डाइजेशन है, ठीक है, ऑल दो डाइजेशन है वो यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे डाइजेशन जब हो गया, यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, तो हमारा जो फूड है वो और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से हमारे स्टमक से फूड को भेजा जाएगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा हमारे फूड को। जो भी कॉम्प्लेक्स शुगर, जो भी एक सॉल्यूशन बना है उसको भेज दिया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्टमक का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप लोग ये देखेंगे, स्टमक ने अपना काम कर दिया। HCl, अगर मैं HCl का एग्जांपल दूं, यहाँ पे HCl आप लोग कैसे, जब आप बहुत सारा उल्टा सीधा खा लेते हैं, उल्टा सीधा इन द सेंस बहुत सारा मसाले वाला खाना खा लेते हैं कि आपने छोले भटूरे खा लिए, फिर मीठा खा लिया, खट्टा खा लिया। अब हमारे फूड को इतना सारा जो अलग अलग वैरायटी का आपने खाना खाया है, उसे डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा HCl ज़्यादा बनाना पड़ता है। जब HCl ज़्यादा बनाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? एसिडिटी हो गई भाई, हमें एसिडिटी हो गई, मतलब यहाँ पे एसिड रिलीज होगा। एसिड रिलीज होगा तो आपको ढिकार आती है, खट्टी ढिकार जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोलते हो? एसिडिटी हो गई। एसिडिटी हो गई तो आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, जब एसिड ज़्यादा हो जाए तो बेस मिला दो। तो यहाँ पे जब
एसिडिटी हो जाती है तो ये आप यहाँ सब जगह एसिडिटी को फील करते हैं, तो आप इस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं, इसमें बेस मिलाते हैं। तो बेस क्या होता है, इनो आपका बेस होता है। तो अगर आप इनो पी लेते हैं तो यहाँ पे एसिड प्लस बेस, तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप न्यूट्रल मीडियम बनाते हैं। और अगर आप बोलें कि HCl का क्या कोई हार्म नहीं होता, हम पूरा खाते रहें इतना बहुत ज़्यादा, तो लॉन्ग टाइम में इसका हार्म होता है। शॉर्ट टाइम में नहीं होता, वैसे नहीं होता, बट लॉन्ग टाइम में होता है। कैसे होता है, देखिए, अगर आप कंटिन्यूअस, जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, बहुत सारा उल्टा सीधा खाना खाते हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, उनको इसके साइड इफेक्ट दिखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आपको दिखता है मुँह में छाले हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, मुंह में छाले होने लगते हैं, वो इसी का साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोगों को स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं, फूड पाइप में, यानी ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कहीं पे भी दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे अगर अल्सर्स हो गए, ठीक है, तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए होता है कि स्पाइसेस कहते हैं कि कम खाना चाहिए। तो ये मैंने आपकी बुक में नहीं है, बट मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी कि लॉन्ग टाइम में इसका साइड इफेक्ट होता है। इसलिए कहते हैं कि दूध और दही को ज़्यादा खाना चाहिए, जो मेनटेन करता है, ठीक है, जो हमारा एसिडिक मीडियम ज़्यादा ना हो पाए। इसके बाद हमारा जो फूड है अब पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे और ज़्यादा उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। स्टमक ने क्या किया, अपना काम कर दिया। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, फूड रीचेज फ्रॉम stomach through small intestine. Here complete digestion of carbohydrate, protein and fat take place. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, आप फूड में यही लेते हो, यही मेजर पार्ट होता है। द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू मेड अल्कलाइन। जो हमारे पेट से फूड आया होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। अब इसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करना होता है फॉर द पैनक्रिएटिक एंजाइम। पैनक्रिएटिक, हमारा जो पैनक्रिया है वहाँ से एंजाइम रिलीज होगा। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर does this addition to acting on fat। अब बाइल जूस क्या होता है, बाइल जूस फ्रॉम लीवर। लीवर हमारे पार्ट है, लीवर जहाँ पे बाइल जूस सिक्रीट होता है, जब ज़रूरत होती है तो वो यहाँ पे भेज देता है। फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज गैब्यूल्स विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन दैम। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक them down into a smaller globule increases efficiency of enzyme action। तो यहाँ पे हमारा क्या है, बाइल जूस हेल्प करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लोब्यूल्स को कि वो इंक्रीज कर दें एफिशिएंसी और एंजाइम सही से काम कर सके। एंजाइम क्या है, जो डाइजेशन को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। वैसे कंप्लीट डाइजेशन होने में तो 5 से 8 घंटे लगते हैं। जो आप एक बार खाना खाते हो उसका पूरा कंप्लीट डाइजेशन में 5 to 8 आवर्स जाते हैं। ठीक है, आपके पेट में तो खाना चला गया, लेकिन उसके कंप्लीट डाइजेशन के लिए 5 to 8 आवर्स लगते हैं। द पैनक्रियाज सिक्रीट पैनक्रिएटिक जूस विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे पैनक्रियाज में जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन। यहाँ पे एग्जाम में आपसे पूछेगा सलाइवरी ग्लैंड माउथ में कौन सा एंजाइम होता है, पैनक्रियाज में कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन। उसके बाद डाइजेस्टिव प्रोटीन, लिपिड्स, ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फूड फैट्स। तो यहाँ पे क्या है, आपको सारे एंजाइम्स के नाम पता होने चाहिए। इसके बाद जब यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होंगी, जो इसकी वॉल्स होंगी, वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो बचा हुआ रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसे भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जो डाइजेस्टेड है फूड है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे विली कहते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। वो उसकी वॉल्स क्या है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो पूरा है उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसके साथ नर्व्स कनेक्ट होती हैं। ठीक है, हमारी जो ब्लड वेसल्स की नर्व्स होती हैं वो कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे पूरा जो डाइजेस्टेड पार्ट है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट फिर भी कुछ रह जाता है उसको भेज दिया जाता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा वो देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जो फिर भी इतने डाइजेशन स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। अब इस मटेरियल से और भी जो वाटर कंटेंट है उसे एब्जॉर्ब किया जाएगा। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब इसके बाद जो
पार्टिकल या बच गया है वो क्या है, वेस्टेड पार्टिकल है, तो उसको रिमूव करना है बॉडी विद द एनस, तो वो एनस से रिमूव कर दिया जाता है। द एग्जिस्ट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंचर, तो यहाँ से इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो मेजर काम आपका कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक में उसे एसिडिक बनाया जाता है और ब्रेक डाउन किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेस्ट करके जो वॉल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसके बाद जो बचा होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पे कुछ वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करके भेज दिया जाता है एनस में, जो उसको बॉडी से रिमूव करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा डाइजेशन है वो होता है कंप्लीट। और अब जो आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है, स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो एब्जॉर्ब किया है, तो वहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, और नर्व्स में आपकी क्या क्या होती हैं, आर्टरी और वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, जहाँ से वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। जो जूस है, ग्लूकोज है, जो वो मिक्स हो जाता है हमारे किसमें, ब्लड में, और ब्लड से थ्रू आउट हमारे हार्ट और पूरी बॉडी में एक एक सेल में वो फूड का जो पार्टिकल है, जो ग्लूकोज है, वो पहुंच जाता है और उसी से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ एंजाइम्स के नाम पता होने चाहिए। एंजाइम्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ कौन सा एंजाइम होता है। माउथ में सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च टू शुगर। माउथ में बात करें तो सलाइवरी एमाइलेज जो कन्वर्ट करता है स्टार्च टू शुगर, स्टार्च को शुगर में। इसके बाद स्टमक की बात करें तो यहाँ पैप्सिन होता है। क्या होता है, पैप्सिन होता है ब्रेक डाउन प्रोटीन टू सिंपलर फॉर्म। तो यहाँ इन सब के नाम आपको पता होना चाहिए, फंक्शन पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। पैनक्रियाज की बात करें तो ट्रिप्सिन और लिपेज, ट्रिप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन टू सिंपल फॉर्म और लिपेज कन्वर्ट फैट टू सिंपल फॉर्म। ये फैट को कन्वर्ट करता है सिंपल फॉर्म में और ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है। तो ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम है जो आपको ध्यान रखना है। और जो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका एलिमेंट्री कैनाल का, ये भी आप लोगों को अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। तो यहाँ पे आपको माउथ से स्टार्ट करना है, ये बनाना है। आप चाहें तो ये ह्यूमन बॉडी ना बनाएं और इसको कॉपी में बनाएं। ये आपका पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और यहाँ पे एनएस, ये पूरा आपको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो यहाँ पे हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने अलग अलग कैटेगरी को पढ़ा, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा, एंजाइम्स पढ़ा और यहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक कवर होता है। तो आपको फटाफट से करना है लाइक, शेयर, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। इसका पीडीएफ, चैप्टर का कंप्लीट पीडीएफ आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। यहाँ न्यूट्रिशन हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने बताया था कि आपका जो टॉपिक है न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, फिर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे और फिर एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। ये 4 सिस्टम है जो हमें पढ़ने हैं। न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। और अब तक आपको रेस्पिरेशन का जो मतलब पता था, अब क्लास 10 में वो बिल्कुल ही आप नए तरीके से रेस्पिरेशन को पढ़ोगे। बहुत मज़ा आने वाला है। तो फटाफट से लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।